गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई संदीप सिवाच पर, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। तो ये जो क्लास है अपनी, ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी मेरे बच्चों लाइव हो चुकी है। और आज से हम अपना एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम आप लोगों को अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, अंतिम प्रहार। सीटी मेन से पहले मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्रैक्टिस बैच होगा, और ये सीईटी मेंस के लिए मेरा लास्ट बैच होगा। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग पेपर ही देख पाएंगे, क्योंकि अभी पेपर में जो ग्रुप 56 और 57 वाले बच्चे हैं, उनके पास लगभग 50 से 55 दिन का टाइम आसानी से है। ग्रुप 56 और 57 वालों के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने हम मान के चले तो 20 जून से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं सीटी मेंस के। सबसे पहले टेक्निकल एग्जाम मेरे बच्चों एचएसएससी कंडक्ट करवा रही है। अंतिम प्रहार बैच ये जो है, इसके अंदर आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और 2 टीचर मिलकर हम जो नए सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं, उन्हीं सब्जेक्ट के सारे डाउट क्लियर करने का काम करेंगे। चाहे आपका रूरल मार्केटिंग हो, नाबार्ड हो, इंश्योरेंस हो, हरियाणा इकोनॉमिक्स हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, एनवायरमेंटल स्टडीज हो, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट हो। डेली 2 क्लास होगी। पहली क्लास का जो टाइम है वो मॉर्निंग के अंदर 9 बजे से लेकर 10 बजे होगा, और दूसरी क्लास का जो टाइमिंग है विवेक सर का, वो 11 से 12 होगा। डेली आपको लगातार ये क्लासेज मिलती रहेंगी जब तक आपका ग्रुप 56 और 57 का पेपर होता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच के लिए जो डिस्काउंट दिया गया है वो सिर्फ आज दिया गया है, उसके बाद कोई डिस्काउंट हम नहीं दे पाएंगे। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 10 तारीख तक ही हमने डिस्काउंट दिया था, और बैच की क्लास भी नहीं हुई है उससे पहले बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों ने दिया है। हालांकि हर बैच को रिस्पांस मिलता है, क्योंकि कंटेंट के मामले में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि आप लोग जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को परिणाम तक लेके जाया जा सके। तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे फटाफट बताइएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। पीडीएफ भी मेरे भाई इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। क्लास के बाद आप लोगों को पीडीएफ भी मिलती रहेगी एप्लीकेशन के ऊपर, जो डाउनलोड फॉर्म में होगी। प्रिंट आप लोग ले सकते हैं उसका, तो नोट्स वगैरह बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव बैच ये रहेगा। डेली 2 क्लास आपको लाइव मिलेगी, 1 क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी वो हरियाणा जीके के एमसीक्यू रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, जो पहले के पेपरों में हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल इस बैच के अंदर आप लोगों को डेली 3 क्लास मिलेगी, जिसमें 2 क्लास लाइव रहेंगी, एक 9 से 10, एक 11 से 12, और मेरे प्यारे बच्चों 1 क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं फटाफट मेरे को बताइएगा। और सबसे पहली जो क्लास है ना, वो हम इकोनॉमिक सर्वे की कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जिसे हिंदी में आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण की चोट आप लोगों ने सहन की होगी सीईटी प्री के अंदर, जहां 4 से 5 क्वेश्चन एचएसएससी ने आपसे पूछे थे। और इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है वहां पर आपको डाटा ही डाटा देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। और इतने डाटा को हम किस तरीके से आसानी से याद रख पाए, तो इतना जो ये डेटा होगा इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे हम मोबाइल नंबरों को याद रखते हैं। जैसे मोबाइल नंबर आप लोगों के बहुत सारे याद हैं, तो मोबाइल नंबरों को आपने कैसे याद रखा है, वो भी तो एक डेटा ही है। आपने वहां पर चीजों को तोड़ के याद रखा है। तो जब हम मेरे बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, तो यहां पर जितने भी नंबर आप लोगों को दिखाई देंगे उनको आपको तोड़ के पढ़ना है, ना कि लाख करोड़ हजार बोल के पढ़ना है। ठीक है, जब किसी चीज को हम तोड़ के पढ़ते हैं, खास तौर पे डेटा को, वो आसानी से दिमाग में हमारे सेट होता चला जाता है। और ये आप लोगों के सामने उदाहरण भी है कि मोबाइल नंबर आप लोगों के बहुत सारे याद हैं। ठीक है, पास में बैठा हुआ दोस्त यदि मोबाइल नंबर अपना बता दे तो दिमाग तुरंत उसको कैच कर लेता है। क्यों कैच कर लेता है? क्योंकि सामने वाले ने उसको तोड़ के बोला होगा, 98 96 97 इस तरीके से। और यदि वो अपना मोबाइल नंबर इस तरीके से बोलता कि 9,98,97,96,322, तो मेरे बच्चों वो मोबाइल नंबर हमारे कभी याद होने का था ही नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने चीजों को आसान बनाया है वहां पर, तो पढ़ाई में भी ऐसे ही हम चीजों को आसान बनाएंगे। तो एक बार जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, वो तो बच्चे शेयर कर दें, और जो एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े हुए हैं उनकी राम राम मैं ले लेता हूं। सभी को नमस्कार।
कृष्ण भाई तेरे समझ में नहीं आता है तो किसी डॉक्टर को ही दिखा ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है फिर, है ना। इतने बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं और या तो सभी के ही समझ में नहीं आना चाहिए था, तेरे समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर मैं बता देता हूँ, फोन कर लेना। अच्छा, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रहार करेगा तो अच्छे से समझ में आएगा भाई, इतना तो मुश्किल है ही नहीं। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद भाई। छोटे भाई रामचंद्र ये उसी बैच के अंदर भी क्लास चल रही है, जाके एक बार देख ले, है ना। तो कई बच्चों को जो होती है ना वो शिकायत और सलाह देने की बीमारी ही रहती है हमेशा, उनको चाहे, और सही मायने में वो नौकरी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आज लिख लो मेरे से, क्योंकि तुम्हारा जो ध्यान है ना वो सामने वाले में कमी निकालना, सामने वाले को सलाह देने में ही निकल जाता है, किसी की सलाह तुम लेते ही नहीं हो, है ना। तो बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो तुम ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन बनने को छोड़ दो, ठीक है। सारी की सारी चीजें होंगी समय पे, सारा का सारा काम होगा। अकेले तुम स्टूडेंट नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं, नौकरी लग चुके हैं और आगे भी लगते रहेंगे, क्योंकि वो शिद्दत से आराम से मेहनत करते हैं। और जो फालतू की बकवासबाजी करता रहेगा तो ये 13,000 वैकेंसी जो ग्रुप डी में आई है ना वो भी पल्ले नहीं पड़ेगी। चलेगा मेरे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे देंगे। ये सारा का सारा जो डेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ना वो 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पे हम पढ़ेंगे। अपनी साइड से कुछ नया नहीं होगा, तुम्हारी साइड से भी कुछ नया नहीं होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने जो मेरे बच्चों रिपोर्ट दी है उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपना काम करेंगे, ठीक है। उसके अंदर चाहे डेटा गलत दे रखा हो चाहे सही दे रखा हो, आपको सिर्फ इसी डेटा को पढ़ के जाना है, यदि आर्थिक सर्वेक्षण नाम देकर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पर वो है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार हरियाणा में जो सब तहसील हैं, उप तहसील है, उनकी संख्या कितनी है। आप सभी को पता होगा कि उप तहसील, जिसको हम इंग्लिश में सब तहसील बोलते हैं मेरे बच्चों, इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, नायब तहसीलदार होता है। कौन होता है मेरे भाई, नायब तहसीलदार होता है, ठीक है। और तहसील का मुखिया कौन होगा, तहसील का मुखिया होगा सर तहसीलदार। तो पेपर में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उप तहसील का मुखिया कौन होता है, तो आपको बोलना है नायब तहसीलदार होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार हरियाणा के अंदर उप तहसीलों की जो संख्या है मेरे बच्चों वो कितनी है, 49 है। ऑप्शन जो डी होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं करंट का आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, महेंद्रगढ़ के अंदर सिहमा को बच्चों उप तहसील का दर्जा दिया गया है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आपको उप तहसीलों की संख्या 49 ही बोल के आनी है। करंट अफेयर के अंदर आपसे पूछ ले कि हाल ही में किसे उप तहसील का दर्जा मिला, तो महेंद्रगढ़ के सीमा को उप तहसील का जो दर्जा है मेरे बच्चों वो सीएम मनोहर लाल खट्टर दे के आए थे जब उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले का दौरा किया था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और आंकड़ों की बात करें तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर जिले कितने हैं, तो ये तो कोई गलत नहीं करके आएगा। हरियाणा के अंदर जिलों की संख्या है सर 22। जिलों के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ ले कि ये जो 22 जिले हैं ये कितने मंडलों के अंदर आते हैं, कितने डिवीजनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो डिवीजन होंगे ये हमारे प्रशासनिक मंडल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इसे बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों वो 6 हैं, और इन 6 के अंदर भी आपसे कोई पूछ ले कि 2 नए डिवीजन कौन से बनाए गए हैं, तो आपको बोलना है एक करनाल और एक फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद मेरे बच्चों ये 2 नए डिवीजन बनाए गए थे, इससे पहले संख्या 4 होती थी, और दोनों के दोनों जो ये डिवीजन बनाए गए हैं ये 2017 फरवरी महीने के अंदर बनाए गए हैं। 2017 फरवरी महीने के अंदर इनको मंडल बनाया गया है। बच्चों यदि हम बात करें यहां पर उपमंडलों की, कि हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने हैं, तो हरियाणा के अंदर उपमंडलों की संख्या आप बताओगे मेरे बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में सब डिवीजन बोलते हैं, सब डिवीजन। और जो सब डिवीजन को संभालता है
वो मैन आपका एसडीएम कहलाता है मेरे बच्चों। जो सब डिवीजन को आदमी संभालता है उसे क्या बोलोगे? एसडीएम बोलोगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसे कहा जाता है। तो डिवीजन का जो हेड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कमिश्नर बोलेंगे मेरे बच्चों। कमिश्नर। हिंदी में क्या बोल दोगे तुम? आयुक्त बोल दोगे। आपसे यह भी पूछा जाता है कि मंडल का मुखिया कौन होता है? तुम बोलोगे आयुक्त होता है। तो जिले का मुखिया कौन होता है भाई? जिले का मुखिया उपायुक्त होता है, मतलब डिप्टी कमिश्नर होता है। आयुक्त से छोटा क्या कहलाएगा? उपायुक्त कहलाएगा। और उपमंडल का मुखिया कौन होगा? एसडीएम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसे बोलते हैं। उपमंडलों की संख्या आपसे पूछ ले तो कितना आंसर दे के आओगे आप लोग? बता सकते हो मेरे को? ये आंकड़े आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे। एक बार फटाफट आंसर दीजिएगा भाई। बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे। 74। बहुत अच्छे भाई। अभी आपसे करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने कितने नए उपमंडलों को मेरे बच्चों मंजूरी दे दी गई है? तो हरियाणा सरकार ने कितने नए उपमंडलों को मंजूरी दी है? ये इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट मेरे को बताओ। और पक्का भरोसा नहीं, यकीन है कि गलत आप लोग बताएंगे। बताइएगा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने नए उपमंडल बनाए जाने की घोषणा नहीं बल्कि मंजूरी दी है? एक घोषणा करना और एक परमिशन देना, दोनों बातों में अंतर है मेरे बच्चों। तो एक बार बताइएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कितने नए उपमंडलों को मंजूरी दी है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा था कि मुझे भरोसा है कि आप लोग गलत बताएंगे। 8 आप लोग बोलेंगे और मैं बोल रहा हूं 6। कितने बोल रहा हूं मेरे भाई? 6। तो ध्यान रखना, हाल ही में 6 नए उपमंडलों को मंजूरी मिल चुकी है। घोषणा हुई थी 8 उपमंडलों को लेकर, लेकिन परमिशन कितनों को मिली है? 6 को मिली है। ठीक है, तो हाल ही में मंजूरी मेरे बच्चों कितने उपमंडलों को? 6 उपमंडलों को। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये 6 उपमंडल कौन कौन से हैं? ये 6 नए जो उपमंडल हैं ये कौन कौन से हैं? एक है मेरे बच्चों इसराना। इसराना आप सभी जानते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? पानीपत के अंदर। पानीपत जिले की आरक्षित सीट भी है इसराना। इसराना के बाद ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों आप जुलाना। जुलाना आप सभी जानते हैं जींद जिले का हिस्सा है और इसको भी सब डिवीजन बनाया गया है। उपमंडल का दर्जा मेरे बच्चों इसे दिया गया है। ठीक है, एक आप ध्यान रखिएगा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी कौन से जिले की रिजर्व सीट है बच्चों? करनाल जिले की रिजर्व सीट है नीलोखेड़ी। उसके बाद हम बात करेंगे, एक सब डिवीजन को मंजूरी मिली है नांगल चौधरी। नांगल जो चौधरी है मेरे बच्चों ये कहां पर है? ये नांगल चौधरी है महेंद्रगढ़ के अंदर। नांगल चौधरी कहाँ है आपका? नांगल चौधरी है सर महेंद्रगढ़ के अंदर। और किसको मिली है मंजूरी? मानेसर को। मानेसर कहाँ है बच्चों? ये तो बताने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। और एक और बचा हमारा जिसको चेरापूंजी तुम बोलते हो, क्योंकि जब हरियाणा पंजाब के अधीन था उस समय पूरे पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा के लिए कौन सा जाना जाता था? छछरौली जाना जाता था। इसीलिए इसे हरियाणा का चेरापूंजी तुम लोग बोल देते हो। ठीक है, कलसिया रियासत की यह राजधानी हुआ करती थी। पंजाब के अंदर एक रियासत कलसिया, उस कलसिया रियासत की मेरे बच्चों ये कैपिटल हुआ करती थी छछरौली। तो ये 6 नए उपमंडल बनाने को लेकर मंजूरी दे दी है। ठीक है बच्चों, तो 8 वाले जो हैं वो थोड़ा सा सुधार करें, करंट अफेयर जो है वो अच्छे से पढ़ते रहें। और 6 वाले जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है।
इसका मतलब तुम लोग सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो। भाई बिल्कुल हो गए हैं 80, लेकिन मैंने बोला है आर्थिक सर्वेक्षण शब्द जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा तो जितना डेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी को आप लोग टिक करके आएंगे, उसके अलावा आप कहीं नहीं भागेंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 हम पढ़ रहे हैं। ये वाली जो रिपोर्ट है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वाली में आएगा छपके कि हरियाणा के अंदर उपमंडल इतने हो चुके हैं। अभी तक हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उपमंडलों की संख्या 74 आप लोगों को बोल के आनी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम कुछ और डेटे की बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि तहसील कितनी है। हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तहसीलों की संख्या 95 है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कस्बे, कस्बे कितने हैं। कस्बे हैं 154, ठीक है 154, 154 कस्बे हैं। और सबसे ज्यादा जो कस्बे हैं आपके वो कौन से जिले में है, अंबाला के अंदर। सबसे ज्यादा कस्बे कौन से जिले के अंदर है, अंबाला के अंदर। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा कस्बा कौन सा है, चाहे हम एरिया की बात करें चाहे हम मेरे बच्चों जनसंख्या की बात करें, सबसे बड़ा कस्बा, चाहे बात हो एरिया की या बात हो पॉपुलेशन की, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो कस्बा है मेरे बच्चों वो फरीदाबाद है। मैंने डीएनए ऑफ हरियाणा बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन लिख रखा है और बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेके मेरे पास भेजते हैं कि सर आपने ये गलत लिख रखा है, सबसे बड़ा शहर तो सिरसा है। मेरे बच्चों सबसे बड़ा शहर नहीं है सिरसा, सिरसा सबसे बड़ा जिला है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। मैं यहाँ सिटी की बात करता हूँ, शहर की बात करता हूँ, कस्बे की बात करता हूँ। और जब भी कस्बों का जिक्र आएगा हमें आंकड़ा याद रखना है 154। तो 154 में से सबसे बड़ा जो शहर है वो फरीदाबाद है और 22 जिलों में जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, आपका सिरसा है। बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चाहे क्षेत्रफल की बात करें चाहे जनसंख्या की बात करें, सबसे बड़ा कस्बा होगा फरीदाबाद और दूसरा सबसे बड़ा कस्बा कौन सा होगा, गुरुग्राम। यहां पर मैं तुम्हें दूसरा भी बता देता हूं, दूसरा सबसे बड़ा कस्बा, तो दूसरा सबसे बड़ा जो कस्बा होगा मेरे भाई वो होगा गुरुग्राम 154 के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा भाई, दूसरा सबसे बड़ा जिला होगा हिसार, चाहे हम जनसंख्या की बात करें चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें। कस्बों के बाद हम जिक्र करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर गांव की। गांव कितने हैं, इन गांवों के अंदर सारे के सारे आबाद गांव भी आ जाते हैं और जो आबाद नहीं है, जो बर्बाद हो चुके हैं, उनको हम गैर आबाद बोल देंगे। और सबसे ज्यादा गैर आबाद गांव जो है मेरे बच्चों वो मेवात जिले के अंदर है, जिसे हम नू जिला बोलते हैं। और सबसे कम जो गैर आबाद गांव है वो फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है मेरे बच्चों। गांव की यदि हम कुल संख्या की बात करें जिसमें आबाद भी शामिल है गैर आबाद भी शामिल है, इनकी संख्या आपको ध्यान रखनी है 6841, मतलब 6841, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फटाफट मेरे को बताओ। ठीक है, तो किसी के कोई बात ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन मेरे से पुट करके पूछ सकते हो भाई, समझना बड़ा जरूरी है वरना आते आते क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। बहुत सारे बच्चों को जो 6 साल हो चुके हैं हरियाणा जिक्के बने हुए, अभी तक यही बात नहीं पता है कि सबसे बड़ा शहर सिरसा है या फरीदाबाद है। और ये बातें मेरे को तब पता चलती है जब आप स्क्रीनशॉट ले लेके मेरे पास भेजते हैं कि सर ये किताब में गलत है। गलत कुछ नहीं है किताब के अंदर, तुम्हारा पढ़ने का नजरिया हो सकता है अलग हो और मेरे लिखने का नजरिया हो सकता है अलग हो, है ना। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से चीजों को क्लियर करें। जिक्के इतनी आसान नहीं है जितनी आपने रट के बना रखी है, जिक्के को कभी रटा नहीं जा सकता। चीजों को समझोगे अच्छे तरीके से ये समझ में आती चली जाएगी, मुश्किल कुछ नहीं है।
चलेगा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, है ना। इस तरीके से ही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम करते रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट से मेरे बच्चों लिया है, और 2011 की जनगणना का जिक्र किया गया है। उसके अंदर हरियाणा में महिलाओं की कुल संख्या पूछी गई है। तो 2011 की जनगणना के आधार पे आप लोग बता ही देंगे कि हरियाणा के अंदर पुरुष और महिलाओं को मिला के जो टोटल पॉपुलेशन है वो 25, 35, 14, 62 थी। तो ये हरियाणा की क्या रहेगी, कुल जनसंख्या रहेगी। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 25, 35, 14, 62, ऐसे याद रखने हैं मेरे बच्चों, ठीक है। कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि 2,53,51,462, ऐसे याद नहीं होंगे आंकड़े। आपको तोड़ के बोलना है 25, 35, 14, 62, बस 3 बार बोलोगे, चौथी बार दिमाग में ही छपा मिलेगा तुम्हें। तो कुल जनसंख्या है 25, 35, 14, 62 हरियाणा की, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और 2011 की जनगणना आपसे पूछ ली जाए कि हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों कौन सी जनगणना थी, तो हरियाणा के अंदर ये 5वीं जनगणना थी। जब हरियाणा के अंदर ये 5वीं जनगणना थी तो हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई होगी। हरियाणा के अंदर पहली जनगणना मेरे बच्चों 1971 के अंदर, प्रथम जनगणना 1971। आपसे ये भी पूछ ले कि हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों का जो निर्धारण है, जो आज हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें हम 10 पढ़ते हैं, वो कौन सी जनगणना के आधार पर निर्धारण किया गया है। तो लोकसभा सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया गया है। लोकसभा सीटों का निर्धारण इसी जनगणना के आधार पर। आपसे मेरे प्यारे बच्चों ये भी पूछा जाए कि सबसे बाद में कौन सी लोकसभा सीट बनी थी हरियाणा के अंदर, तो फरीदाबाद सबसे बाद में लोकसभा सीट बनी थी। ये नए नए क्वेश्चन याद रख लेना। सबसे बाद में जो लोकसभा सीट मेरे बच्चों बनाई गई थी वो फरीदाबाद बनाई गई थी, और फरीदाबाद को लोकसभा क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था वो 1976 के अंदर दिया गया था, 1976, 1976 के अंदर। और 1977 के लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 हो जाती है। 1977 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो सीटों की संख्या है बच्चों वो कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। यह भी याद रख लेना, ठीक है। देखिएगा यहां पर टोटल पॉपुलेशन आप लोगों को पता लग चुकी है। उसके बाद महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं से पहले हम पुरुषों की बात करें तो हरियाणा के अंदर पुरुषों की जो संख्या दर्ज की गई 2011 की जनगणना के आधार पे वो थी 1,34,94,734। तो ये हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों पुरुषों की संख्या आपको याद रखनी है। हरियाणा में पुरुषों की संख्या, तो ऊपर जो आंकड़ा है 1,18,56,728, ये हरियाणा के अंदर महिलाओं की संख्या मेरे बच्चों दर्ज की गई। यहाँ ऑप्शन जो बी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो टोटल पॉपुलेशन याद रखना, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या भी याद रख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरे बच्चों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में शहरी जनसंख्या कितनी दर्ज की गई। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा के अंदर जो शहरी जनसंख्या है बच्चों वो कितनी दर्ज की गई। देखिएगा यहां पर कई बार हम इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाएं तो ऑप्शन से भी हम आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये 25, 35, 14, 62 का आंकड़ा आपको याद हो चुका है, ये हरियाणा की कुल जनसंख्या है। अभी हमने पढ़ा 1,18,56,728, ये हरियाणा के अंदर महिलाओं की संख्या होगी बच्चों, और 1,34,94,734 ये अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, ये पुरुषों की संख्या होगी। तो बाकी बचा जो ऑप्शन होगा वो मेरे बच्चों हरियाणा में शहरी जनसंख्या को दिखाएगा। और हरियाणा के अंदर शहरी जो जनसंख्या है 25, 35, 14, 62 के अंदर वो कितनी है, 88,42,103 है, ठीक है। मतलब 88,42,103 जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की
शहरों के अंदर निवास करती हैं। और हरियाणा के अंदर शहरों की संख्या मैंने आपको बताई 154 है। कितनी है? 154 है। यदि हम बात करें कि हरियाणा के अंदर ग्रामीण जो जनसंख्या है मेरे बच्चों वो कितनी है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या आप ऊपर नोट, हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या हरियाणा के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है मेरे बच्चों 16, 50, 93, 59। ठीक है, कीजिएगा फटाफट इस आंकड़े को नोट और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्ष 2020 के अनुसार हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जन्म दर प्रति हजार कितनी दर्ज की गई। पहले तो एक बात यहां से ध्यान रख लेना क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कि जन्म दर जो है वो किसमें व्यक्त की जाती है, प्रति हजार के अंदर व्यक्त की जाती है बच्चों। ठीक है, जन्म दर जो है वो प्रति हजार के अंदर व्यक्त की जाती है। जैसे सेक्स रेशो लिंगानुपात प्रति हजार पे निकाला जाता है, ऐसे ही जन्म दर हो या मृत्यु दर हो वो प्रति हजार पर ही मेरे बच्चों दर्ज की जाती है। तो 2020 के अनुसार हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जन्म दर यहां पर आपसे पूछी गई है, वो कितनी रही? 19.9, 21.2, 17.7, 21.1। बताइएगा फटाफट। आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर आंकड़ों का ही खेल चलेगा बच्चों। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और साथ के साथ एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत अच्छे, सारे बी 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 बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से सही बोल रहे होंगे। ऑप्शन जो बी होगा बच्चों वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये जो 21.2 है ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जन्म दर है। यदि आपसे 2020 के अनुसार हरियाणा की जन्म दर पूछ ले तो 19.9 बोलनी है आपको। ठीक है, हरियाणा की जन्म दर, हरियाणा की जन्म दर बच्चों आपसे पूछ ली जाए तो 19.9 बोलनी है। ठीक है, चाहे वो पॉपुलेशन गांव में हो चाहे वो पॉपुलेशन शहरों में हो, पूरा ओवरऑल हरियाणा जो है उसकी जन्म दर जो दर्ज की गई वो 19.9 दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अब सीधी सी बात है कि ग्रामीण पॉपुलेशन ज्यादा है हरियाणा के अंदर तो उसकी जन्म दर शहरों की तुलना में क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो 21.2 जो है ये आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जन्म दर है और 17.7 जो है ये आपकी शहरी क्षेत्रों के अंदर जन्म दर आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी शहरी क्षेत्रों के अंदर जन्म दर है मेरे बच्चों। ठीक है, चलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहां मृत्यु दर, और मृत्यु दर भी बच्चों जन्म दर की तरह प्रति हजार में ही दर्ज की जाएगी। तो हरियाणा के शहरी क्षेत्र के अंदर यहां पर मृत्यु दर आपसे पूछी गई है, फटाफट आंसर दीजिएगा। दो 2020 के अनुसार हरियाणा के शहरी क्षेत्र के अंदर जो मृत्यु दर है वो प्रति हजार कितनी दर्ज की गई है। तो मेरे बच्चों शहरी क्षेत्र के अंदर मृत्यु दर जो प्रति हजार व्यक्त की गई है वो 5.5। ठीक है, यहां ऑप्शन जो सी होगा बच्चों वो क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और 6.5 जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मृत्यु दर आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मृत्यु दर दर्ज की गई वो कितनी दर्ज की गई, 6.5। 6.1 है ये हरियाणा के अंदर मृत्यु दर बच्चों दर्ज की गई। हरियाणा के अंदर मृत्यु दर जो है ये दर्ज की गई है। चलेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2020 के अनुसार हरियाणा में
बाल मृत्यु दर ग्रामीण इलाकों के अंदर प्रति हजार कितनी दर्ज की गई है? तो बाल मृत्यु दर की बात हो रही है मेरे बच्चों। बाल मृत्यु दर ग्रामीण इलाकों के अंदर कितनी दर्ज की गई है, और बाल मृत्यु दर भी प्रति हजार पर ही व्यक्त की जाएगी। फटाफट आंसर दीजिएगा जिन बच्चों ने आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से पढ़ रखा है। मेरे भाई मुकेश कुमारी, ये थ्योरी ही तो है, इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण का मीनिंग तुम समझो, डेटा, आंकड़े। आप लोगों को आंकड़ों का ही खेल इसमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे हरियाणा के अंदर आज भी ऐसे हैं जिनको तैयारी करने का तरीका ही नहीं पता है, कोई सब्जेक्ट उसका सिलेबस कवर करने का तरीका ही नहीं पता है। कौन सी चीज थ्योरी में पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए, आज तक वो यही क्लियर नहीं कर पाए हैं। मतलब आप लोग एफर्ट ही एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट आए या ना आए उससे आप लोगों को मेरे हिसाब से कुछ लेना देना लगता नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देखता रहता हूं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ऑप्शनल तरीके से ही आप लोगों के दिमाग में घुस सकती है, जहां एक से हम चार चीजों को कंपेयर करेंगे, है ना बच्चों। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आर्थिक सर्वेक्षण को, इसी तरीके से आसानी से आप कवर कर सकते हो। वरना मैं पागल थोड़ी हूं आप लोगों के लिए एमसीक्यू तैयार कर करके लेके आऊं मेहनत कर करके। अब थ्योरी में तो डायरेक्ट मेरे को बच्चों पेन उठाना है और बोर्ड पे छापना है। यहां तो पहले क्वेश्चन तैयार किए, क्वेश्चन के ऑप्शन सेट किए, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे बच्चों कुछ बच्चों ने दिया है, बिल्कुल ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का क्या होगा मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों के अंदर पूछी गई है तो बच्चों 31 आंसर होगा, सॉरी। ग्रामीण इलाकों के अंदर जो बाल मृत्यु दर प्रति हजार व्यक्त की गई वो 31, और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो बाल मृत्यु दर दर्ज की गई है वो 23, और ओवरऑल हम बात करें हरियाणा में बाल मृत्यु दर ये व्यक्त की गई है बच्चों 28। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में निवल बोया गया क्षेत्र कितने हजार हेक्टेयर दर्ज किया गया, बताइएगा। सबसे पहले तो इस शब्द का मेरे को अर्थ आप समझा दीजिएगा कि निवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, बोया गया क्षेत्र तो आप सभी जानते हैं, जहां हम खेती बाड़ी के लिए जमीन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जो जुताई कर रहे हैं, उसकी जो खुदाई कर रहे हैं, और उसकी जुताई करके जो हम फसल प्राप्त करने का काम कर रहे हैं, तो बच्चों वही क्षेत्र आपका बोया गया क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इस क्षेत्र के आगे जो शब्द जोड़ा गया है निवल, इस निवल का मतलब क्या होता है, और निवल बोया गया क्षेत्र हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितने हजार हेक्टेयर दर्ज किया गया है। हेक्टेयर आप सभी जानते हैं जमीन मापने की इकाई होती है, और एक हेक्टेयर के अंदर लगभग 2.5 एकड़ होते हैं बच्चों। लगभग कितने एकड़ होते हैं, 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ को ही हम हेक्टेयर बोलते हैं। ठीक है, तो बताइएगा बच्चों कितने हजार हेक्टेयर दर्ज किया गया है निवल बोया गया क्षेत्र। दीजिएगा फटाफट आंसर जितने बच्चे जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3570,000 हेक्टेयर। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में निवल बोया गया क्षेत्र है। निवल का मतलब होता है शुद्ध। एक बार में जो क्षेत्र आप बोकर फसल प्राप्त करते हो उसी को शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आपने बच्चों गेहूं उगा रखी है, ठीक है, एक बार में जो फसल उगाकर ले ली जाती है उसी क्षेत्र को हम निवल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। आसान भाषा में इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र हम बोल सकते हैं। एक आपका होता है सकल बोया गया क्षेत्र, एक निवल बोया गया क्षेत्र, एक सकल बोया गया क्षेत्र। आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर बोए गए क्षेत्र में ये दो शब्द पढ़ने को मिलेंगे। एक निवल, निवल का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? सकल बोए गए क्षेत्र में हर बार जो फसल बोई जाएगी वो सारा का सारा क्षेत्र क्या है, जोड़ा जाएगा। मान के चलिएगा निवल बोया गया क्षेत्र तो होगा जो एक बार फसल बोई है, जितने क्षेत्र में हमने उस क्षेत्र को हम बोलेंगे निवल बोया गया क्षेत्र। और एक बार फसल लेने के बाद जब दोबारा से उसी जमीन के ऊपर फसल हम उगाएंगे, फिर तीसरी बार हम फसल उगाएंगे, तो बच्चों एक से ज्यादा बार जब हम फसल उस क्षेत्र के ऊपर उगा रहे हैं तो जितनी बार फसल उगाएंगे उतनी बार ही वो क्षेत्र काउंट किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? सकल बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? कमेंट करके मेरे को बताओ। निवल बोया गया क्षेत्र मतलब एक बार जो फसल ली जाती है एक बार ही उस क्षेत्र को काउंट किया जाएगा। सकल बोया गया क्षेत्र एक से ज्यादा बार जिस क्षेत्र में फसल बोई जाती है बच्चों उस क्षेत्र को उतनी बार ही काउंट किया जाएगा जितनी बार उस क्षेत्र में फसल बोई गई होगी, उसको बोलते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। बताइएगा फटाफट, यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3570 बच्चों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3000 जो 47,000 हेक्टेयर यहां पर दिया गया है ये आपका सकल बोया गया क्षेत्र है। हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल बोया गया जो क्षेत्र है बच्चों वो 47,000 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। 3570 निवल बोया गया क्षेत्र, 3047 सकल बोया गया क्षेत्र आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो 6617 है ये हरियाणा के अंदर कुल बोया गया क्षेत्र है, चाहे निवल हो चाहे सकल हो, कुल बोया गया क्षेत्र कितने हजार हेक्टेयर होगा? 6617,000 हेक्टेयर होगा। समझ में आ चुका होगा आप लोगों के? हाँ, तो इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में चालू जोतों के अधीन क्षेत्र कितने हजार हेक्टेयर दर्ज किया गया? तो जोत का मतलब तो तुम समझते होंगे। जोत का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब भूमि की जुताई करना, और जुताई का मतलब है भूमि की खुदाई करना, ठीक है। जब भूमि को खोदा जाता है तो उसको खेती बाड़ी करना बोलते हैं, और जब खेती बाड़ी की जाती है तो खेती बाड़ी करने का जो ढंग होता है आपका वो एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर जो लैटिन भाषा का शब्द है इसका अर्थ ही क्या होता है? भूमि की जुताई करना, ठीक है मेरे बच्चों। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश के अंदर चालू जोतों के अधीन क्षेत्र जो है वो कितने हजार हेक्टेयर मेरे बच्चों दर्ज किया गया है? तो यहां पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3609 होगा। 3609,000 हेक्टेयर यहां चालू जोतों के अधीन क्षेत्र दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा प्रदेश में चालू जोतों की संख्या कितने हजार दर्ज की गई है? यहां पर जोतों की संख्या की बात हो रही है, इससे पहले चालू जोतों के अधीन क्षेत्र की बात हो रही थी बच्चों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहां पर चालू जोतों की संख्या की बात हो रही है, और पिछले क्वेश्चन के अंदर चालू जोतों के अधीन क्षेत्र की बात हो रही थी। यदि संख्या की बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में
तो चालू जोतों की संख्या दर्ज की गई है 1628। ऑप्शन जो ए होगा वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर दर्ज किया गया। मतलब जोत का जो आकार है, जो भूमि जोतने का मेरे बच्चों आकार है एवरेज, वो कितने हेक्टेयर दर्ज किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। 2.12 हेक्टेयर, 2.22 हेक्टेयर, 2.42 हेक्टेयर, 2.62 हेक्टेयर। फटाफट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। फटाफट बताइएगा भाई जितने बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास के अंदर। बहुत अच्छा आप लोग साथ दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे साथ के साथ आंसर भी दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से तैयार कर रखा है पहले ही। और जिन बच्चों को सुधार की जरूरत होगी वो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक एक क्वेश्चन तक आप लोगों को पहुंचाने का मेरे बच्चों प्रयास करूंगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। लाडला, मोनू, पूजा कुमारी, कविता, बुक्कल, अनुष्का। एप्लीकेशन पे भी बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता निखिल। बलविंदर मेरे को भाई व्हाट्सएप करके बता देना, ठीक है। तब तो मैं समझ पाऊंगा और आपको समझा पाऊंगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बिल्कुल, सतीश कुमार, अनु गर्ग, भूपेंद्र, जितने बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र, रेखा कौशिक, अनिल देवी, शुभम, प्रीत राय, भूपेंद्र, मुकेश, अनु, अनिल। यूट्यूब से ज्यादा तो एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं मेरे हिसाब से। आजकल है ना यूट्यूब का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है ना, क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सीधी नीयत से अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। और यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं जो भरोसा ही यूट्यूब पे रखते हैं वो भटकते रहते हैं। अभी इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, दोपहर को किसी दूसरे पे मिलेंगे, शाम को किसी तीसरे पे मिलेंगे, और लास्ट में उनका नामो निशान है फाइनल लिस्ट में नहीं मिलेगा। वो ऊपर से लास्ट तक ढूंढते रहेंगे लेकिन नाम नहीं मिलना, क्योंकि तैयारी करने का तरीका ही अच्छा नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो कैसे फाइनल लिस्ट में आ जाएगा भाई। तो एप्लीकेशन पे काफी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब की तुलना में। बाकी जो बच्चों ने पहले कोचिंग ले रखी है वो यूट्यूब के ऊपर अपने रिवीजन कर भी रहे होंगे। सारे एक जैसे भी नहीं होते भाई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जोतों का जो औसत आकार है वो यहाँ पर जो दर्ज किया गया है वो 2.22 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि पहली जो कृषि संगणना हुई थी हरियाणा के अंदर और भारत के अंदर, वो कब हुई थी। वो आपको बोलनी है 1970-71 के अंदर हुई। 1970-71 के अंदर पहली कृषि संगणना हुई। और यहां पर जोत का जो आकार है मेरे बच्चों, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली कृषि संगणना में हरियाणा के अंदर जो भूमि जोत का आकार था वो कितने हेक्टेयर था। तो आप लोगों को शायद ना पता हो, 2.3 हेक्टेयर था बच्चों। 1 हेक्टेयर का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, लगभग 2.5 एकड़ जमीन। 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग कितना हुआ, 2.5 एकड़ जमीन, ठीक है। तो 1970-71 के अंदर जोत का आकार आपको ध्यान रखना है 2.3 हेक्टेयर। मेरे बच्चों छठी कृषि संगणना हुई 95-96 के अंदर। सारी नहीं याद रखनी, बस जो बता रहा हूं इतनी याद रख लेना। छठी कृषि जो संगणना हुई ये हुई 1995-96 के अंदर। और 95-96 के अंदर जब छठी कृषि संगणना होती है तो हरियाणा के अंदर भूमि जोत का जो आकार है वो बहुत कम हो जाता है। अब आकार तो कम होगा भाई, डे बाय डे पॉपुलेशन बड़े खतरनाक तरीके से बढ़ रही है।
1971 के अंदर हम हरियाणा वासी लगभग 1 करोड़ थे। आज मेरे बच्चों हम बात करें 2011 के आंकड़ों के आधार पे तो 2.5 करोड़ हम हो चुके हैं, और वर्तमान में बात करेंगे तो लगभग 3 करोड़ के पास जा चुके हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बच्चों जो भूमि जोत है उसका आकार छोटा होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जमीन थोड़ी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, और उसी जमीन के ऊपर लोग फिर अपने घर बना के उद्योगों के लिए उस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आवास बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है कल्टीवेशन क्या होगा, कम होगा, उसका आकार भी क्या होगा, कम होगा। और 1995-96 के अंदर जो छठी कृषि संगणना हुई, यहां पर हमारी भूमि जोत का आकार घटकर हो जाता है 1.47, 1.47, ठीक है। तो ये जो हम लेके आए हैं ये एक एवरेज लेके आए हैं, ठीक है। एवरेज जो आ रहा है निकल के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हरियाणा में भूमि जोत का, वो 2.22 निकल के आ रहा है। तो अलग अलग कृषि संगणना के अंदर अलग अलग जोत आकार है, कभी बढ़ा है कभी घटा है। एवरेज लेके चले तो आज 2.22 आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जोत का आकार सबसे कम हुआ था 1995-96 के अंदर, ये बात जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलेगा। वजीर बोल रहा है कि सर डार्क रूम अटेंडेंट की सिर्फ मात्र 3 वैकेंसी हैं और एचएसएससी को 4 गुना व्यक्ति नहीं मिले, ऐसा क्या पॉसिबल है? मतलब 12 स्टूडेंट नहीं मिले पूरे हरियाणा में? हो सकता है भाई, है ना, हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 12 मिलने जरूरी है, ना भी मिले हों। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, है ना, सीटी परी के अंदर। तो बच्चों यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है, बताइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के अंदर बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या, और आपका घर भी इन बिजली उपभोक्ताओं के अंदर बच्चों शामिल है, घर के सदस्य शामिल है, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन अब तुम गलत नहीं करोगे, क्योंकि आपने सीईटी परी के अंदर ये क्वेश्चन गलत किया होगा ना। 73 82 836, 73 82 836 ऐसे याद रखेंगे ना, बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या। चलेगा, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हरियाणा में विद्युत उपलब्धता कितने लाख किलोवाट दर्ज की गई है? तो विद्युत जो उपलब्धता है मेरे बच्चों वो कितने लाख किलोवाट दर्ज की गई है, फटाफट बताइएगा। 3, 29, 359, 4, 29, 359, 5, 29, 359, 6, 29, 359। तो हरियाणा के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 5, 29, 359 लाख किलोवाट विद्युत उपलब्धता जो है वो दर्ज की गई है। मतलब इतने लाख किलोवाट हमारे पास आज क्या है बच्चों, विद्युत है, ठीक है। किलोवाट के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन जो सी होगा वो क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप बुक पढ़िएगा, इस बुक का फीडबैक दीजिएगा। इस बुक को जो जो पढ़ रहा होगा अच्छे तरीके से उसके चीजें समझ में आ भी रही होंगी, और कंटेंट की वैल्यू को समझते हुए वो अच्छे से इस बुक को पढ़ रहा होगा, है ना। तो जिन बच्चों के पास नहीं पहुंची है, हरियाणा के सभी शहरों के अंदर ये बुक है, आप ये बुक ले सकते हैं। और यदि आपको बुक नहीं मिली कहीं से भी तो आप इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरे दिन आपके घर किताब आने का काम करेगी, और अच्छे से इस किताब को पढ़िएगा। कहीं से भी नेगेटिव फीडबैक किताब को नहीं मिला है, सिंगल पर्सन भी नहीं मिला है जिसने इस किताब को बुरा बताया हो। किताब बेचने वालों ने ही प्रशंसा की है, तो खरीदने वाले तो बच्चों प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चलेगा। और प्रशंसा इसलिए करेंगे क्योंकि इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। और जो चुपचाप बातें मान लेता है, एग्जाम मंच एप्लीकेशन पे ठीक ठाक जितना पढ़ाता हूं उसको पढ़ लेता है, तो ऐसे ही कंधों के ऊपर सटार भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड है मेरे बच्चों।
लोग सिर्फ बोलते हैं हमारे इतने हुए, वो चेहरे तुम लोगों को कभी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उनके पास उनकी फोटो ही नहीं है। क्योंकि आज जो यूट्यूब है, आज जो ये सोशल मीडिया है, ये झूठ का बड़ा प्रोपगेंडा है और झूठ ही हमें आकर्षित करता है। ठीक है, जितना सामने वाला फेंकेगा उतना ही हमें मजा आता है। कान जो है ना, ये कान, ये सच सुनने के आदि नहीं होते, झूठ इनको बहुत अच्छा लगता है। तो झूठ से दूर रहें। ठीक है, अच्छी नियत से, शिद्दत से मेहनत करोगे तो इन बच्चों ने नौकरी ली है मेहनत के बलबूते, तो तुम्हें भी नौकरी मिलेगी और आगे आने वाले पोस्टरों में तुम लोगों का नाम भी पक्का छपवाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा, नौकरी आप लोग लग जाओगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो कितने मेगावाट दर्ज की गई है? बच्चों यहां पर मेगावाट की बात हो रही है। कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन जो क्षमता है हरियाणा के अंदर वो दर्ज की गई है? फटाफट बताइएगा। 2022-23 के अनुसार हम बात कर रहे हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेगी भाई। लाइव अटेंड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो तो अपने आप ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी एप्लीकेशन पे। बताइएगा भाई। एक दो बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश किया करो। देखिएगा, वर्तमान के अंदर मैं बताऊं आपको, वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, वर्तमान का मतलब समझते हो तुम? वर्तमान का मतलब है मेरे भाई यहां पर मई 2023। मई 2023 तक हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 13,106.80 मेगावाट हो चुकी है। लेकिन सर ऐसा तो ऑप्शन में दिखाई ही नहीं दे रहा। तो यहां पर बात चल रही है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की। मतलब मेरे बच्चों लगभग दिसंबर 2022 तक के आंकड़े आप लोगों को इसमें नजर आएंगे। ठीक है, 2022-23 का मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2022 तक। ये भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। और 13,106.80 मैंने लिखा है मई 2023 तक। ये है दिसंबर 2022 तक। 23 तो आया नहीं होगा, है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे हम चलें तो जो हरियाणा के अंदर विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 12,202 मेगावाट दर्ज की गई है। 12,202। अब और विद्युत उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ेगी, क्योंकि अभी हाल ही में एक 900 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। 900 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट तो तुम समझते होगे ना, जो कोयले से चलता हो उसी को थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। अभी तक हरियाणा के अंदर 5 थर्मल पावर प्लांट है मेरे बच्चों। ठीक है, और नया थर्मल पावर प्लांट जो लगाने की घोषणा की है, घोषणा क्या, इसको मंजूरी ही मिल चुकी है। ये यमुनानगर के अंदर, ये करंट का क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से पढ़े, है ना? जो 5 थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें से सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट आपका पानीपत के अंदर स्थापित किया गया था। पानीपत के अंदर 1979 के अंदर मेरे बच्चों ये स्थापित किया गया था, और इसकी जो क्षमता है वो 1367.80 मेगावाट उस समय रखी गई थी। बच्चों पानीपत थर्मल पावर प्लांट, इसका नाम सबसे पहले चौधरी देवीलाल के नाम पे रखा गया था। 1979 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वो 5वें मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल हुआ करते थे। 1977 में उन्होंने पहली बार 5वीं विधानसभा के चुनाव होने के बाद बच्चों मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने का काम किया था। 1979 तक वही मुख्यमंत्री थे और इसका नाम रखा गया था चौधरी देवीलाल थर्मल पावर प्लांट, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया जाता है पानीपत। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो थर्मल पावर प्लांट है वो 2008 के अंदर स्थापित किया गया यमुनानगर में। यमुनानगर के अंदर ये मात्र 600 मेगावाट की कैपेसिटी का मेरे बच्चों आपका क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। तीसरा जो थर्मल पावर प्लांट है ना वो अरावली सुपरताप, जिसका नाम इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट भी रखा गया, झाड़ली झज्जर के अंदर। ये हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी तीनों की तीनों जो इकाई हैं वो 2013 के अंदर काम करना स्टार्ट करती हैं।
पहली इकाई जो है, पहली इकाई, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, ठीक है। तो 2013 तक तीनों की तीनों इकाई अच्छे से काम करना स्टार्ट इसकी कर देती हैं और 1500 मेगावाट की बिजली उत्पादित करने का काम ये पावर प्लांट करता है। तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद एक था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। ये खानपुर के अंदर है बच्चों, झाड़ली वाले रोड के ऊपर ही झज्जर जिले का एक गांव है खानपुर खुर्द, खानपुर खुर्द। 660 टोटल 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी, ठीक है। और एक 2010 के अंदर आपका कौन सा, जिसे उत्तर भारत की मेगा परियोजना का नाम दिया गया, राजीव गांधी। राजीव गांधी, ठीक है। ये आपका खेदड़ के अंदर है, 1200 मेगावाट की कैपेसिटी वाला, रिलायंस कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। और इस खेदड़ गांव वाले थर्मल पावर प्लांट के अंदर उड़ीसा से बच्चों कोयला आता है, महानदी कोल डैम क्षेत्र से, ठीक है। ये बातें आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। एक और थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के अंदर लगाया जा रहा है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, ये करंट का क्वेश्चन है, यमुनानगर के अंदर। और कितने मेगावाट का ये होगा, ये 900 मेगावाट का होगा, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट टाइम के अंदर यदि आपको ऐसा आंकड़ा पेपर में दिख जाए तो यही आप आंसर देंगे, 13,106.80 मेगावाट। यदि आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र किया जाए तो 12,202 विद्युत उत्पादन क्षमता आप मेगावाट आंसर दे के आएंगे। और यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। जो बच्चा आंसर दे पाएगा, डीएनए ऑफ हरियाणा बुक उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे पहुंचाने का काम करूंगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मात्र 30 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? फटाफट बताइएगा, हरियाणा गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी बच्चों? बताइएगा, कोई है ऐसा बच्चा जो आंसर दे दे? है कोई बच्चा जो मेरे से डीएनए ऑफ हरियाणा, फ्री की चीजें मैं बहुत कम देता हूं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो फ्री में ये किताब ले सकता हो मेरे से? फटाफट आंसर दो। क्या बात है भाई, सिंगल बच्चा भी नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, एक लड़के ने आंसर दिया है और ये लड़का जो है मेरे को अपना एड्रेस भेज देगा। 343 मेगावाट, ठीक है, एक्यूरेट आंसर होगा, ये ध्यान रख लेना भाई। बिल्कुल, तो बिजली उपलब्धता जो थी वो 343 मेगावाट थी। बहुत बढ़िया, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल वजीर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो इस नंबर पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस भेज दीजिएगा भाई, और तीसरे दिन आपको बुक पहुंच जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इतने से ही क्वेश्चंस को कवर किया, आज हमने इतने से ही क्वेश्चंस को कवर किया। और डेली आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे, पीडीएफ आप लोगों को मिलती रहेगी क्लास के साथ। आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और सीटी मेन से पहले आप लोग अंतिम प्रहार
बैच के अंदर जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो। रिवीजन के लिए आप आ सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस ना हो, खास तौर पे इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे क्वेश्चंस के हम बार बार रिवीजन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। डेली एप्लीकेशन के ऊपर इस क्लास का जो टाइम रहेगा बच्चों, वो सुबह 9 बजे से रहेगा। और अगली जो क्लास होगी, जो विवेक सर की होगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, नाबार्ड, ठीक है, ये सारे के सारे सेशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं उनके साथ। 11 बजे से 11 से 12 विवेक सर की क्लास होगी और 9 से 10 मेरी क्लास होगी। और शाम को मेरे बच्चों करंट अफेयर के साथ हम मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर, 8 से 9 या 9 से 10, ठीक है। तो जो भी टाइम होगा वो मैं आपको करंट अफेयर का बता दूंगा, हालांकि 9 से 10 ही हम जुड़ेंगे। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। बाकी मिलेंगे इसी जगह इसी समय। साहिल राणा भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी को थैंक यू। बिल्कुल अंकित दुहन, यहाँ पे मैंने देखिएगा साल नहीं नोट किया है ना। हाँ,